आज हम एमए पूर्वाध में भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भूआकृतिक विज्ञान की संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में हमने भूआकृति विज्ञान की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। भूआकृतिक विज्ञान की संकल्पनाओं की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहली संकल्पना है कि स्थल रूपों के निर्माण में वर्तमान समय में जो भौतिक प्रक्रम यानी कारक और नियम क्रियाशील हैं, वे ही समस्त भूवैज्ञानिक काल में क्रियाशील हैं, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। जो प्रथम संकल्पना है ये बहुत क्लियर कर देती है कि वर्तमान में जो भी हमको कारक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कारक हमेशा से अपना कार्य करते रहे हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक समय पीरियड में उनकी सक्रियता में अंतर था। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो भूभाग कभी अपनी युवावस्था में थे, वहाँ नदी बह रही थी, तो नदी ने अपने कार्य के द्वारा वहाँ पर घाटियों का निर्माण किया। लेकिन आज यदि वह स्थल हमारे सामने प्रौढ़ अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो नदी वहाँ पर घाटी का निर्माण ना करके वहाँ पर विसर्प का निर्माण करेगी या नदी तटीय मैदान का निर्माण करेगी, चौड़े जो है क्षेत्र का निर्माण करेगी। यह जो संकल्पना है सबसे पहली, वो आधुनिक भूविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है, जिसे एक रूपतावाद के सिद्धांत से भी जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने 1785 में किया था। हटन की संकल्पना उपयुक्त संकल्पना से कुछ भिन्न थी, जिसमें कुछ मौलिक त्रुटियां भी थीं। हटन के अनुसार भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। लेकिन हम जानते हैं कि जो कारक है वो भूगर्भिक इतिहास में एक समान रूप से कार्य सक्रिय रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि एक लंबे समय पीरियड में स्थल विशेष में परिवर्तन आने से उसके कार्य करने की प्रवृत्ति में, उसकी दर में भी अंतर आ जाता है। हटन की संकल्पना का यह आशय लगाना कि भूवैज्ञानिक इतिहास के सभी कालों में प्रत्येक भौतिक प्रक्रम समान रूप से कार्यरत रहा है, उपयुक्त नहीं होगा। जैसा कि ज्ञात है कि विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। जहाँ जलवायु आज शुष्क है और जलीय प्रक्रम सक्रिय नहीं है, वहाँ पहले आर्द्र जलवायु रही होगी, और कुछ क्षेत्र तो आज शुष्क हैं, वहाँ जलीय प्रक्रम सक्रिय रहे होंगे। जिस प्रकार आज की अपेक्षा प्लीस्टोसीन हिमयुग में ग्लेशियर अधिक महत्वपूर्ण था, इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक युगों में पर्वत निर्माण क्रिया भी वर्तमान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। परंतु इन विभिन्नताओं के पश्चात भी भूतकाल में नदियाँ अपरदन द्वारा उसी प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण करती थी जिस प्रकार वो आज करती हैं, और प्लीस्टोसीन युग में हिमानियाँ भी उन्हीं नियमों का पालन करती थी जैसा कि वो आज करती हैं। अर्थात वर्तमान समय में जो प्रक्रम कार्यरत हैं, उनकी सहायता से ही भूतकालीन प्रक्रमों की क्रिया, उनकी प्रणाली, उनके प्रभावों को समझा जा सकता है, और पूर्व में इनके द्वारा निर्मित स्थलों की स्वरूपों की व्याख्या किया जाना संभव है। द्वितीय जो संकल्पना है हमारी, वो है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवाश्म उनके पृष्ठ हैं। यानी यदि हम चट्टानों के वर्तमान रूप का, चाहे उनका निर्माण किसी भी रूप में किसी भी समय में हुआ है, भूगर्भिक अध्ययन करें, तो आसानी से ज्ञात हो जाता है कि किसी चट्टान विशेष का
कब और किस परिस्थिति में, किस रूप में निर्माण हुआ है। इस आधार पर भूगर्भिक इतिहास का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवाश्म उनके पृष्ठ हैं। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं तथा जीव अवशेष उनके अक्षर हैं। चट्टानों के निर्माण की क्रिया एक पूर्ण चक्र के रूप में घटित होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग के निर्माण और विनाशकारी भूगर्भिक क्रियाओं से भी प्राय चक्रीय क्रिया का आभास होता है। जैसे कि यदि किसी वर्तमान घर्षित पर्वत को लिया जाए जो कि अपनी पैनी प्लेन की अवस्था में पहुंच गया है, तो उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि वह आरंभ में समतल रहा होगा तथा बाद में भूगर्भिक उत्थान के कारण उसमें उभार आ गया होगा, जिस कारण सतह से उसकी ऊंचाई अधिक होगी और बाद में अपरदन की शक्तियों ने उसे काट छाट कर नीचा कर दिया होगा। इस तरह का उभार तथा कटाव द्वारा नीचा होना कई चक्र के रूप में घटित हुआ होगा और इस तरह का उदाहरण अपलेशियन पर्वत श्रेणी से दिया जा सकता है, जहां पर इस प्रकार के 4 चक्र पूरे हो चुके हैं। किसी क्षेत्र में हिमानी द्वारा जमाव किए जाने वाले भागों में गोलाश्म मृत्तिका प्रमुख है। अगर किसी स्थान पर चट्टानों के बीच अथवा नीचे गोलाश्म मृत्तिका के अवशेष पाए जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उक्त स्थान पर कभी हिमानी का फैलाव रहा होगा जो कि वर्तमान में हट गया है, परंतु उसके अवशेष अब भी चट्टानों के बीच विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के निचले स्तर में कई स्थानों पर हिमाच्छादन के द्वारा प्राप्त होने वाले गोलाश्म पाए जाते हैं। यही नहीं, हिमानी के अपरदन द्वारा जो कि चट्टानों को खुरसती है, इस कारण चट्टानों पर भी खरोंचें पाई जाती हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कभी हिमानी का प्रभाव रहा होगा। इस प्रकार हम चट्टानों की भूगर्भिक इतिहासों से उस क्षेत्र विशेष की शैल संरचना और चट्टानों के बनने का समय मालूम कर सकते हैं। तृतीय संकल्पना स्थल रूपों के विकास में भूवैज्ञानिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होती है और वह स्थल रूपों में प्रतिबिंबित होती है। हम स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में भूगर्भिक संरचना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि स्थल रूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना को एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक मान लेना एक प्रवृत्ति है और सदैव संरचना ही मुख्य नियंत्रक कारक नहीं होती, वह भी अकेले। यहाँ भूगर्भिक संरचना का प्रयोग व्यापक अर्थ में लेते हैं। हम इसमें न केवल चट्टानों के प्रकार, उनके बलन, भ्रंश, चट्टानों के स्तरों की व्यवस्था इत्यादि शामिल करते हैं। उसके अलावा चट्टानों की कठोरता, पारगम्यता, जोड़ों की उपस्थिति तथा चट्टानों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। एक शैल संरचना में चट्टानों की प्रकृति, प्रकार, चट्टानों के स्तरों की व्यवस्था, स्थिति, चट्टान का संगठन तथा शैल विज्ञान। अतः संरचना का प्रभाव न केवल उच्चावच के सामान्य प्रारूप पर पड़ता है, बल्कि किसी किसी क्षेत्र की सूक्ष्म स्तर आकृतियों का भी निर्धारण वहाँ की चट्टानों और उनकी स्तर व्यवस्था से होता है। जब हम कहते हैं कि मान लीजिए ये चट्टान कठोर है, ये चट्टान मुलायम है, तो हम इस प्रकार से भू आकृतिक प्रकरणों के संदर्भ में सापेक्षिक अर्थ में कहते हैं, क्योंकि एक ही चट्टान कुछ दशाओं में प्रतिरोधी तथा कमज़ोर हो सकती है और विभिन्न जलवायु दशाओं में इसकी कठोरता में अंतर पैदा आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चूना शैल है, जहाँ आर्द्र जलवायु होगी वहाँ वह कोमल शैल के रूप में हमें कार्य करती दिखेगी, लेकिन वही यदि चूना शैल शुष्क जलवायु के क्षेत्र में होगी तो वो एक प्रतिरोधी कठोर शैल के रूप में दिखाई देगी।
अतः भूवैज्ञानिक संरचना स्वयं में नियंत्रक कारक सीमित अर्थ में है और स्थल आकृति के निर्माण में प्रक्रम से इसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। चतुर्थ संकल्पना है भू आकृतिक प्रक्रम स्थल आकृतियों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम स्थल आकृतियों के विशिष्ट समुदाय का निर्माण करती है। भू आकृतिक जब प्रक्रम की बात करते हैं तो उन भौतिक और रासायनिक तरीकों से है जिससे धरातल पर परिवर्तन होता है। इन प्रक्रमों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कुछ प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं जिनको हम अंतर्जात बल करते हैं, जिनमें पटल विरूपण ज्वालामुखी क्रिया आती है। इसके विपरीत कुछ प्रक्रियाएं अपक्षय अपरदन जो कि पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर परिवर्तन लाते हैं, जिन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बहिर्जात प्रक्रम भूतल पर समतलन का कार्य करते हैं। ये निरंतर धीमी गति से सक्रिय रहते हुए अंतर्जात बलों द्वारा भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को कम करके सतह को समतल करते रहते हैं। समतलन का कार्य दो रूपों में संपन्न होता है। पहला निम्नीकरण जिसमें अनाच्छादन प्रमुख है, दूसरा निक्षेपण की क्रिया जिसमें निम्नवर्ती क्षेत्रों से अवसादन लाकर अवसाद की क्रिया से समतलन होता है। प्रत्येक प्रक्रम द्वारा उत्पन्न हम स्थल आकृतियों को अन्य प्रक्रम द्वारा विकसित स्थल आकृतियों से अलग कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रम विशेष रूप से निर्मित स्थल आकृतियों को विशिष्टता के साथ बनाता है, जैसे बाढ़ का मैदान, जलोढ़, पंख, डेल्टा इत्यादि नदियों के कार्य का प्रतिफल है, जबकि मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होती है। क्योंकि भू आकारों की स्वयं की एक विशेषता होती है, अतः इन विशेषताओं के आधार पर स्थल रूपों का आनुवांशिक वर्गीकरण किया जा सकता है। कल के व्याख्यान में हम भू आकृतिक संकल्पनाओं को जारी रखेंगे। धन्यवाद।